व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का डिस्कशन हमने कर लिया समाप्त। हमें पता चल गया कि क्या है एल, क्या है पी, क्या है जी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तो हो गया। अब बात आती है कि इन रिफॉर्म्स को लाने से क्या सिर्फ फायदे ही हुए या नुकसान भी हुए, या सिर्फ नुकसान ही हुए या कुछ फायदे भी हुए। तो आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से। क्या कंट्री को सच में फायदा हुआ या अभी भी बस वैसा ही चलता जा रहा है जैसे चल रहा था। तो आज की इस वीडियो में लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द अप्रेजल, द मेरिट्स, द डीमेरिट्स ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज और चैप्टर को करते हैं समाप्त। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करे हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो गाइज चार्ट हमारे दोनों तैयार है। पहले कर लेते हैं थोड़ी सी एलपीजी की तारीफ। ये जो 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, इससे क्या क्या फायदे हुए, फिर इन्हीं पॉलिसीज की थोड़ी सी कमियां भी निकाल लेंगे। तो कुछ हमें डिस्कस करने हैं इनके मेरिट्स, कुछ हमें डिस्कस करने हैं डीमेरिट्स। तो अगर सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की 1991 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, जरूरत तो डेफिनेटली थी। अब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो कंट्री को फायदा भी हुआ होगा। क्या क्या फायदे हुए हैं? सबसे पहला फायदा हुआ कि अब एक वाइब्रेंट इकोनॉमी देखने को मिला हमें। इंडिया एक वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बेसिकली फुल ऑफ लाइफ, या फिर एनर्जेटिक, या फिर चेंजिंग, जो एकदम से एक नया निखर के कंट्री आया, ऐसे हमें देखने को मिला। काफी ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सर्विस सेक्टर हो। तो धीरे धीरे हमारे अलग अलग सेक्टर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही थी, बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर्स देखने को मिल रहे थे। तो इंडिया एक बिल्कुल उभर के आया एज अ न्यू वाइब्रेंट इकोनॉमी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, द फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम लोग ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे थे, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग पा रही थी? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था और गवर्नमेंट इतनी ज्यादा एक तरीके से एक्टिव नहीं थी जो कि इन्वेस्टमेंट कर सके बिना सोचे समझे कहीं पे भी। हर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर पाए सरकार, ये भी पॉसिबल नहीं था। ऑल्दो गवर्नमेंट वॉज गिविंग इट्स बेस्ट, सरकार ने अपना पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश करी कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट को आगे ला सकें, बट स्टिल इतनी ज़्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं थे कि हमें ग्रोथ मिल सके। तो जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया, एलपीजी आ गया, तो हमारे को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो था इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमें देखने को मिला बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ, उसका नुकसान भी है कि वो प्रॉफिट्स भी तो ले जाएंगे सारा, बट जो मेन इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट का मेन रीजन होता है, जो हमें एक जरिया चाहिए होता है कि एक बार इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट हमें फॉरेन से मिला। उसके बाद स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब जब इंडस्ट्री सेट हो गई, बहुत सारा पैसा आ गया, तो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को काफी पुश मिला, काफी ग्रोथ मिला। इट वाज अ स्टिमुलेंट। एलपीजी एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर जो कि ग्रोथ को पुश करे, आगे लेके जाए। तो इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा, लोगों को काम मिलने लगा। तो ओवरऑल काफी अच्छे हमारे लिए ये पॉलिसीज काम कर रही थी। तो इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट। तो सबसे पहले वाइब्रेंट इकोनॉमी, पैसा आया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। इसके साथ साथ अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम लोग बफर स्टॉक, सरप्लस भी बना पा रहे थे। इतना प्रोडक्शन हो रहा था कि हम खुद तो कंज्यूम कर ही सकते हैं, इतना हमारा बड़ा कंट्री है, हम खुद तो प्रोडक्शन अपने लिए कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ वी आर हैविंग सरप्लस टू, हमारे पास सरप्लस भी है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हमारे पास सरप्लस था और हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो अल्टीमेटली हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। अब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट करने में हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ऑल्दो पहले हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स सारा रॉ मटेरियल ले गए थे, आपने पढ़ा, बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन, और वहां से कौन से गुड्स ले आए थे? अपने फाइनल गुड्स। तो हमारे गुड्स की तो कोई डिमांड ही नहीं थी।
लेकिन जब एलपीजी आया 1991 के बाद तो हमने बहुत सारे नए चेंजेस करे, शिफ्ट्स करे, अपने प्रोडक्शन पैटर्न चेंज करे, नई नई इंडस्ट्रीज लगी, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, तो उससे हमने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करा जिसको अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हुआ कंपैरेटिवली देन प्रीवियस ईयर्स। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, जब इतना ग्रोथ देखने को मिला, डेवलपमेंट देखने को मिला, एक्सपोर्ट्स होने लगे कंट्री से, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगा, तो पूरे वर्ल्ड में चर्चा होने लगी कि हाँ भाई भारत भी एक बहुत बढ़िया देश है और आने वाले टाइम में सबको हिला के रख देगा ऐसा देश है। तो इंडिया की भी बात होने लगी एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। और आज तो हम सब जानते हैं कि भारत कहाँ स्टैंड करता है, चाहे कोई भी कंट्री हो, बिना इंडिया के काम नहीं चल सकता, इंडिया तो रहेगा ही रहेगा। तो उस टाइम पे भी आफ्टर द इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे पास इंडिया की गिनती होने लगी एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर्स में से, कि जो नई इकोनॉमिक पावर्स हैं इनमें इंडिया वाज वन ऑफ देम, और ये एक लीडिंग इकोनॉमिक एमर्जिंग पावर बन सकता है। तो इस तरीके से इंडिया को रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, डिग्निटी बहुत ज्यादा बढ़ी आफ्टर द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सेकेंडली अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। चेक ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई बेसिकली क्यों थी? महंगाई इसलिए थी क्योंकि देयर वाज शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज बहुत शॉर्ट थे, इतना ज़्यादा नंबर में हमारे पास प्रोडक्शन नहीं था। अब प्रोडक्शन नहीं था, डिमांड ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से तो महंगाई थी। बट जब प्रोडक्शन बढ़ा, जब पैसा आया, प्रोडक्शन बढ़ा, तो हम लोगों ने देखा ना कि हम इतना प्रोडक्शन कर पा रहे थे कि हम खुद भी प्रोड्यूस कर लें और एक्सपोर्ट भी कर दें। तो जब गुड्स और सर्विसेज का इकोनॉमी में फ्लो बढ़ा तो फिर वो महंगाई का जो मीटर था वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। देखो, एक नॉर्मल रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो इकोनॉमी में रहता ही है, बट वो जो ओवर एक्सेसिव इन्फ्लेशन हुआ था उसमें हमें बहुत ज्यादा कटौती, एक डिक्रीज देखने को मिला, जिसमें हमने बोला कि हाँ, दिस वाज कंसिडर्ड, दीज पॉलिसीज प्रूव्ड to be a very big positive when it comes to a इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव। इन्फ्लेशन काफी हमें कम देखने को मिला। इसके बाद हमारे पास डीमेरिट्स अगर आ जाएं तो कौन कौन से डीमेरिट्स हैं अगर हम डिस्कस करें। अब अच्छाई बहुत हो गई, बहुत तारीफ कर दी, अब थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं। क्या क्या नुकसान है? नंबर 1, द नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक, मेजर डीमेरिट जो है एलपीजी में वो यही है कि उसका जो फोकस था वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे था। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और हमारी इन पॉलिसीज में एग्रीकल्चर को ही कंसीडर नहीं करा गया। किस पे फोकस करा गया? सेकेंडरी, टर्शरी। आज भी आप देखो तो इंडिया वाज इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ डेस्टिनेशन फॉर सर्विस सेक्टर। बेसिकली ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे लोग आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में अपना काम दे रहे हैं, करवा के लेके जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग इंडिया में क्या कारण है? सर्विस सेक्टर, चीप लेबर अवेलेबल है। तो किस पे काम करा गया था? बेसिकली सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के ऊपर। एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बिल्कुल छोड़ ही दिया गया। यही रीजन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर आज तक भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज एग्रीकल्चर सेक्टर पे जोर देती तो आज हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता। ऑल्दो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हमारे फार्मर्स ने, और हमारे फार्मर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए हमारे फार्मर्स के लिए। हम सभी को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और जितने भी बच्चे फार्मिंग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं उन सब के लिए आई कैन डेफिनेटली से कि आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इस कंट्री में। बट हमारी पॉलिसीज कुछ इस तरीके की रही कि एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट करा गया, जो हमें देखने को मिला। बट हमें आगे बढ़ना है और ऐसा पुश करना है हम लोग अब एज अ यूथ। आप लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि आप लोग देखो, आप लोग जागरूक बनो कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद क्या आ जाता है? अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि एक जो ग्रोथ प्रोसेस था वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज पे फोकस नहीं करा गया था। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी, जितनी भी एमएनसीज आ रही थी, जितने भी प्लांट्स लग रहे थे, वो सब मेनली कहाँ लग रहे थे? अर्बन एरियाज में लग रहे थे, शहर वाले एरियाज में लग रहे थे। तो भाई जब जहाँ पे इतने सारी एमएनसीज कंपनीज ग्रोथ होगी तो एक एरिया में क्यों, ओवरऑल सभी एरियाज में क्यों नहीं? तो जो ग्रोथ प्रोसेस था इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू अर्बन एरियाज, और रूरल एरियाज को इग्नोर करा गया था। इतना डेवलपमेंट हमें रूरल एरियाज में देखने को नहीं मिला, जो डेफिनेटली क्या करेगा फिर? गैप को बढ़ा देगा बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो कि बहुत गलत है। तीसरा क्या आता है?
इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का अगर मैं बात करूं, कॉलोनियलिज्म क्या होता है बेसिकली कि जब एक कंट्री किसी अदर कंट्री पे रूल करता है, उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं सिंपल शब्दों में। अब अगर आज के टाइम में देखा जाए तो हम लोग कौन सा कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं? हम लोग एक बार फिर से वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी हम लोग उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करके चल रहे हैं। जो जिस सिस्टम पे वो कंट्री को चला के गए वही सिस्टम पे कंट्री चल रहा है, जो रूल्स बना दिए गए वो बना दिए गए। उसके अलावा जितना भी हम लोग देखते हैं आजकल, हमारे क्लोथिंग देख लो, हमारा पैटर्न देख लो, हमारा कंजम्पशन देख लो, मोस्ट ऑफ द सेल फोन्स, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी आइटम्स, जितना भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब बाहर से इंपोर्ट करी जा रही है। तो हमारा बहुत सारा पैसा तो बाहर ही चला जाता है। तो अगर हम बात करें कि आज भी हम लोग ज़रूर मैनुअली तो आज़ाद हो गए हैं, बट स्टिल अगर इकोनॉमिकली देखें तो आज भी हम लोग कॉलोनियलिज्म का ही पार्ट बनता जा रहे हैं। अभी भी अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा आप लोगों को कि आज भी वही लोग रूल कर रहे हैं हमारे इंडिया के ऊपर। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ हाई टाइम जहाँ पे हम लोग, जो हमारे बार बार कहा जाता है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, दिस इज़ अ हाई टाइम जब आपको क्या करना है, अपनी कंट्री के ऊपर जोर देना है रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन फॉरेनर्स और ऑन अदर कंट्रीज। इसके बाद स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, पैटर्न ऐसा बन गया कि जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, बहुत सारी वैरायटी आ गई है जो कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। अब जब इतना ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करा जाएगा तो वो ओवर परचेजिंग करने लगते हैं। ओवर परचेजिंग से क्या हो जाता है, डेट आ जाता है कि मुझे अगर कुछ भी लेना है, आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड चल गया है क्रेडिट कार्ड्स का, और जितना ज़्यादा ये प्राइवेटाइजेशन आया, प्राइवेट बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड्स ले आए और ऑप्शंस ले आए, तो इसमें ना कंज्यूमर सामान तो ले रहा है बट वो डेफिनेटली किस में फंस रहा है, वो फंस रहा है कर्जे में, वो फंस रहा है डेट में। तो ये हैबिट सबसे गलत है और इस कंज्यूमरिज्म की वजह से हम लोग कई साल पीछे जा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसके बाद लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, ऑलमोस्ट यही वाला पॉइंट, बस यहाँ पे अर्बन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ लोपसाइडेड। लोपसाइडेड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट ग्रोथ नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रीन रेवोल्यूशन देख लो, ग्रीन रेवोल्यूशन आया लेकिन उसने मेजर जो डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ पे हुआ, कुछ रीजन्स में हुआ, पंजाब में हुआ। ओवरऑल इंडिया में वो डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द लोपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। नेक्स्ट इज कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन का मतलब क्या है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, जो हमारा कल्चर था, जो हमारे बड़े गुरु, जो हमारे बड़े कह के गए थे, जिस तरीके से उन्होंने हमारे कंट्री के लिए लड़ाई लड़ी है, हम वो सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। हमारे ना एजुकेशन में वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ना हमें टीवी पे वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। हम लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं और एक वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो कल्चरल इरोजन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। हम अपनी फैमिली की टुवर्ड्स लॉयल्टी भूल चुके हैं, हम अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स लॉयल्टी भूल चुके हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, डीमेरिट है ऑफ द LPG पॉलिसीज़। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करे कुछ 6 मेरिट्स, 6 डीमेरिट्स ऑफ द LPG पॉलिसीज। इसके अलावा भी कुछ डीमेरिट्स और मेरिट्स अगर आपकी बुक्स में हैं तो आप डेफिनेटली वो भी लिख सकते हैं, बट मुझे जो बेस्ट 6 लगे वो मैंने डिस्कस करे, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़े नंबर का तो सवाल आना नहीं है। तो 6 पॉइंट कंसिडर कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा था गाइज LPG में, जो कि हमने कंप्लीट करा। और इसके बाद चैप्टर आता है पॉवर्टी, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, पूरी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, उसी को फॉलो करो। इसके बाद पॉवर्टी का 3rd पार्ट मैं लेके आने वाला हूं बहुत जल्द। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलना यार, शेयर कर देना, हर फोन तक, हर ग्रुप तक, हर स्कूल तक पहुंचा दो। थैंक यू सो मच।